हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरे साथ एक सेलिब्रिटी है, ऑल इंडिया रैंक 15 राहुल गोयनका। हेलो राहुल। हेलो सर। आ, राहुल ऑल इंडिया रैंक 15 आए हुए हैं। और आज मैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जो आपके भी क्वेश्चंस हो गए और मेरे भी क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले तो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये आपके लिए बहुत खुशी का दिन है, और आपके मम्मी पापा के लिए भी बहुत बहुत खुशी का दिन है। तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई राहुल। यस राहुल, तो बताइए कैसा रहा कल का दिन आपका? सर बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली जब रिजल्ट आया मैं तो सोया हुआ था। हाँ। मम्मा का कॉल आया इमीडिएटली कि बोल रहे हैं रिजल्ट आ गया। पापा का भी ऑफिस से आया तो मैंने फिर चेक किया अपना। तो पहले तो मार्क्स चेक किए, सबसे पहले नजरें गई पास। चलो अच्छी बात है, एक खुशी उसकी होती है। फिर हाँ। मार्क्स देखे 587, तो कहा हाँ ठीक है, इसके आसपास तो आते हैं, चलो रैंक मेरिट लिस्ट में चेक करते हैं। अब 15-20 मिनट्स लग गया वो मेरिट लिस्ट खोलने में, पेज ही नहीं लोड हो रहा। तो वो एक्साइटमेंट बिल्डअप होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। तो उसके बाद अल्टीमेटली जाके खुला तो 15 दिखा सर। तो एकदम ही मतलब आई वाज ऑन लिटरली क्लाउड नाइन में। तो अरे खुशी इतनी हो रही तो थी, बस नाच रहे थे। आपने राहुल AIR 15 जब देखा, तो यस। जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत आपने एकदम चिल्ला दिया, तो एक यस आपको ये एक्सपेक्टेड था कि आपका रैंक में आएगा? सर, रैंक एक्सपेक्टेशन बोलना तो इट्स लाइक वेरी टू ऑप्टिमिस्ट होना। अच्छा। पेपर अच्छे हुए थे तो आई वाज लाइक ओके कि हाँ मार्क्स आएंगे। कपल ऑफ सब्जेक्ट्स में अभी भी अपने मार्क्स से खुश नहीं था, बिकॉज हम्म। आई फेल्ट लाइक उसमें ज्यादा आ सकते थे। बट स्टिल रैंक तो वैसे बोलना था, एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा बड़ी बात चलो। है। हाँ। ओके, लेकिन यस आप सही कह रहे हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होने के बाद अगर रैंक आ जाए तो उसकी खुशी ही अलग होती है। यस ओके राहुल, आपकी जर्नी कैसे रही, थोड़ा बता सकते हो सभी को? सर जर्नी वाज नाइस। मेरा इंटरमीडिएट के अंदर भी आई डिड फ्रॉम कैलकाटा ओनली। तो हम्म। आई गॉट इंटरमीडिएट में आई स्कोर्ड रैंक 9। सो हाँ। दैट वाज नाइस। उसके बाद उसके बाद आई गॉट इनटू डिलॉयट। सो आई डिड माय आर्टिकलशिप देयर, देन आई वेंट इनटू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, आईटीसी का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिपार्टमेंट। सो आई कंटिन्यूड दैट। एंड जर्नी सब बीच में रफ एजेस भी, एक अच्छे हाई पीक्स भी होते हैं, लोज भी होते हैं। जितनी अच्छी थी उतनी खराब भी थी। हार्ड वर्किंग थी, कंसिस्टेंट थी, इसी के लिए सर ये फ्रूट्स आए हैं। बस वही होता है। तो राहुल यस। ऑल इंडिया रैंक 9 आपका रहा है इंटर लेवल पे। और आपने ये फाइनल पे भी रैंक स्कोर किया है। तो चलिए, आपने बरकरार रखा कि ऑल इंडिया रैंक 9 और 15, तो आप रैंक में कंटिन्यू रहे। राहुल, क्या आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होती थी पढ़ने की? दिन के कितना घंटा आप पढ़ते थे, कैसा पढ़ते थे? और सर ये जरूर बताइए राहुल। ओके, एक मिनट में जस्ट आपको एक सवाल और मैं करना चाहूंगा कि ये जरूर बताइए कि यहाँ पे यस रैंक के लिए और कुछ एक्स्ट्रा ऐसा, भाई रैंक आना चाहिए या अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ ऐसा आप स्टडी में ऐड करते थे क्या, सो दैट कि यस आप जो सोच रहे कि भाई मैं पास तो होगा, उसके साथ साथ रैंक भी आऊंगा? यस राहुल। सी सर, तो वो क्या रहता था कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग आर्टिकलशिप जर्नी जस्ट मेक श्योर यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट. So हम्म। during the you have 2.5 years. The strategy is like this: you have 2.5 years to study 8 subjects और हम्म। उसको एक बार दोबारा से go through करने के लिए. By हम्म। study I mean classes attend कर लो and just go through it once, so that if you have any difficulty आप अपने teacher से clarify कर ली doubts. हम्म। But end का जो 6 months होता है, you have to make sure कि उस 6 months में you are focused. So 6 month का strategy सर मैं डिस्कस करता हूँ. तो during the last 5 month का लीव रहता है, तो it's a 5 month leave only. So I'll tell you that. So during that period what I did was कि 10 days first every subject को दो. 10 days में पूरा कंटेंट कवरेज रहेगा, तो पूरे उसको अच्छे से स्टडी करो. डू दी क्वेश्चंस, डू ऑल ऑफ दी क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग एल्स. तो ये स्टडी करें. तो फर्स्ट 10 डेज होता है, वो 10 डेज को फिर 6 डेज में कन्वर्ट किया. दैट कम्स आउट टू 80 डेज. 80 ओके, डेज सो दैट उसको इज 10 योर से सेकंड रिवीजन, 6 days रिवीजन। यस. देन मूव टू सेकंड रिवीजन, दैट इज 6 डेज एवरी सब्जेक्ट. उसको 10 से 6 में कम करना है. Then 6 days into 8 becomes 48, so it comes around 128 days. Then you every subject do in 3 days. ओके। You cut it down from 6 to 3.
So 3 days will take 24 days approx. So the total comes out to 150 days or something like that. So approx you can do this. You can do 3 revisions before your examination. This was my strategy. And the papers were late, so we got additional 1 month also. So I did my 4th revision also. In that 1 month, I made sure again I invested in that time and I studied that. And the strategy is this. And एक चीज सर जो बहुत फोकस करना रहता है, that is to make sure when you're revising to cut down the days 10 to 6, 6 to 3, 3 to 1.5 जो फाइनल पेपर से पहले, you have to make sure you are not, जब आप स्टार्टिंग में स्टडी बिगिन करते हैं, you are not focused at giving the examination. You are not 10 day का स्टडी करके you are not giving the exam. Because it बहुत बार ऐसा होता है कि हम start forgetting things, जो पहले दिन पढ़ा होगा वो 9वें दिन याद नहीं रहेगा, and that's quite obvious. ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था. ऐसा भी होता था 2 दिन पहले पढ़ी हुई चीज भी आधी बार भूलती थी, तो उसको मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं. So you have to study for that 1.5 day before the exam. That was my focus. I was not revising for my paper. I was revising for that 1.5 days ताकि मैं cut down करके I could cover the entire syllabus in that 1.5 day. So you can plan already in that for 1.5 day कि okay I have to study this much thing. This thing इसको इतना time invest करना है. So you can plan that 1.5 day because I feel like अगर मैं last 1.5 day में कुछ नहीं पढ़ के जाऊंगा तो वो चीज मैं प्रॉपरली अच्छे से लिख भी नहीं पाऊंगा. मैं नॉर्मल लैंग्वेज लिख पाऊंगा, मैं अच्छे से लैंग्वेज भी फ्रेम नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रॉब्ली ट्रिक्स जो मिस आउट कर दूंगा. बिकॉज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के पेपर में ट्रिक्स होते हैं. दे ट्राई टू कंफ्यूज यू, ट्राई टू प्रोविजंस, स्मॉल स्मॉल प्रोविजंस उठा के दे पुट क्वेश्चंस, सब मैं वो मिस आउट कर दूंगा. तो दिस वाज वन स्ट्रेटजी की. एंड फॉर दिस इज यू हैव टू मार्क. लाइक हम क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस भी करते हैं. हम क्वेश्चन रहते हैं, सर आपका भी क्वेश्चन रहता, सो अप्रॉक्स हर क्वेश्चन हर चैप्टर के अंदर यू विल फाइंड 100 और क्वेश्चंस और समथिंग लाइक दैट. तो अब हमको क्या रहता है, यू दैट 100 क्वेश्चंस हमको सिर्फ एक बार ही करना है. That is in the first 10 day revision. उसके बाद you mark out the questions. What I used to do, I used to mark on 2 categories. First was कि जो नया concept introduce करते हैं. आधी बार होता है क्वेश्चन एक completely नया concept introduce कर देता है. ये चीज indirect tax के लिए ज्यादा relevant नहीं था because it's a legal paper. तो provision होगी तभी concept होगा. It's not that conceptual paper. And second is जो questions ऐसे कि जो आपने सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके से solve होंगे. That becomes identification factors कि okay ये क्वेश्चन मेरे को दोबारा से देखने होंगे. मेरे दिमाग में भी नहीं आया था कि इस आइडिया को, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रोविजन मैंने बहुत एब्सोल्युटली मिस कर दिया. तो यू कट डाउन. वो 100 में से अप्रॉक्स आई गेस आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे या कुछ मिलेंगे. आधी बार को होता है बहुत बड़े क्वेश्चंस होते हैं, उसमें सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक पॉइंट होता है, बट वो बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होता है. तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दैट एंटायर क्वेश्चन जस्ट मार्क दैट ट्रिक पॉइंट सो दैट नेक्स्ट टाइम यू आर डूइंग आपका टाइम कट शॉर्ट होगा. तो इसके कारण आप नंबर ऑफ रिविजन भी बढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं. एंड एक तो ये रहता है. And sir, the focus will be time management. I would say hard work, dedication, ये सभी बोलते हैं. And तो I guess सबको पता होगा जो CA फाइनल देना भी चाह रहा है, जिसने इंटरव्यू क्लियर किया, that's very relevant कि hard work चाहिएगा, consistency चाहिएगी. But you have to make sure that I always used to consider this thing that hard work without smartness is like a pilot without a plane. करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया. कुछ फायदा नहीं है. यू हैव टू डायरेक्ट. आपको होता है कभी कभार हम फिक्सेट कर देते हैं एक चीज के ऊपर, एक ही टॉपिक के ऊपर, कि वो हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा, या ये बहुत डिफिकल्ट है, या ये वो है, तो उसको कंटिन्यू करके हमें मूव ऑन करना चाहिए. हमको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इस चीज के ऊपर. तो हमको पता है इस चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे एफर्ट डालो. कुछ चैप्टर्स होते हैं एंडिंग के एकदम रैंडम प्रोविजन, जो इंस्टीट्यूट को तो डालना पड़ता है बिकॉज़ इट्स लीगल लैंग्वेज. मतलब आपने पूरा 100% सिलेबस कवर करने की कोशिश किया इसमें. यस सर. हाँ, सिलेबस एक बार पूरा करने की कोशिश की, बट एट द एंड मैं ये बोलूंगा जो 1.5 डे या 3 डे रिविजन था, उसमें some of the chapters I was not trying to cover also because I found they were relatively unimportant, and उसके कुछ specific provisions जो important थे मैं उसे वही cover कर रहा था. And कुछ chapters इतने अच्छे होते हैं, जो इतने strong हो जाते हैं, फिर उसको लगता है कि you are just wasting your time वो दोबारा पढ़ के. तो उसके भी सिर्फ ट्रिक पॉइंट्स हो गया. लाइक ITC मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो ITC एज अ होल में बहुत से ऐसे पॉइंट्स थे जो मैंने छोड़े हुए थे. मैं दोबारा पढ़ता ही नहीं था बिकॉज़ आई फेल्ट लाइक आई एम जस्ट वेस्टिंग माय टाइम दोबारा से रिवाइज करके. तो उसके जो ट्रिक पॉइंट्स थे, ट्रिगर पॉइंट्स थे, मेमोरी पॉइंट्स याद करने होते, सिर्फ मैं वही याद कर रहा था. तो दिस कैन यू कैन कट डाउन योर टाइम एंड कवर मोर थिंग्स. सो दिस वाज वन ऑफ द मेन स्ट्रेटजी व्हिच आई फेल्ट वाज गुड. एंड टाइम मैनेजमेंट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर नहीं करेंगे तो बस फिर नहीं. यस राहुल, इसका मतलब ये है कि आपने 1.5 days बिफोर, मतलब 1.5 days बिफोर आप कैसे रिवाइज करोगे वो स्ट्रेटेजी पे ज्यादा ध्यान दिया रादर देन एग्जाम. क्योंकि ये क्लियर था कि अगर 1.5 दिन में पूरा हमारा रिवाइज हो पाए और हर पॉइंट्स पे हम टच कर पाए तो एटलीस्ट हम पूरा पेपर कंप्लीट कर पाओगे. एग्जैक्टली. यस. एंड सर यस, एक चीज और होता है कि आई फाउंड लाइक मेनी पीपल वर लाइक फोकसिंग मोर ऑन द क्वेश्चन पार्ट, बट यू हैव टू मेक श्योर टाइम क्वेश्चंस में कम इन्वेस्ट करके टू फोकस ऑन दी कंटेंट पार्ट, जो थ्योरी एक्चुअल लिटरेचर है.
बिकॉज लिटरेचर इफ यू मेक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, बट इफ करेक्ट, हाँ, question solve करने से questions are not going to repeat itself, specifically in a subject like IDT, questions are not repeated, so you won't find same questions. You can obviously learn the trick points and how they are trying to do and उसको practically literature में apply कर सकते हैं, but एक ये बहुत चीज रहता है, तो questions पे कम फोकस करके कंटेंट पे ज्यादा, उसकी मल्टीपल रिविजन पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ. ओके राहुल, राहुल ये बताइए कि जैसे आईडीटी जो है, आईडीटी का मटेरियल आपको कैसे हेल्प किया, जैसे चार्ट्स हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए, या रेगुलर बुक हो गई, तो इसने आपको कैसे हेल्प किया पढ़ाई करने के लिए? ये सर, मैं एक्चुअली तो मैं चार्ट्स मैंने रेफर ही नहीं किए थे, आई वाज जस्ट स्टडी बुक के अंदर मेरे को पता था, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि चार्ट्स में मेरे को अंदर से कुछ होता था, आई फेल्ट लाइक कि चार्ट्स में शायद मैं कुछ ना कर पाऊँ, तो मैं अपने बुक स्टार्टिंग से पढ़ी थी, एंड वैसे आई फेल्ट लेजी आल्सो कि चार्ट्स में दोबारा पढ़ के मेरे को मार्किंग करना पड़ेगा, तो बुक में मेरी मार्किंग था, तो मैं उसके साइड में छोटी छोटी समरीज लिखता रहता था. वेरी गुड. तो ताकि अगर एक पेज है तो आई कैन जस्ट कवर इट इन लाइक 2-3 लाइंस, एक पैराग्राफ है, टॉपिक है, तो उसका जस्ट ट्रिक पॉइंट लिख लिया, दिस हेल्प्स आउट अ लॉट. तो मैं रिवीजन हमेशा मेन बुक से करता था. एंड सर एक चीज आई हैव टू कमेंड यू ऑन दिस कि योर मेन बुक इज रियली गुड, लिटरेचर पार्ट एवरी बिट ऑफ लॉ इज कवर्ड. So for that purpose, I was having trouble in other subjects, but in specifically in IDT, I never had to refer institute material. I referred institute material only for the questions. Questionnaire is also good enough, very nice, a lot of coverage, but the content book is really good. That is what I really liked. Okay, राहुल. राहुल तो ये बताइए, हाईएस्ट मार्क्स इसमें स्कोर किया आपने? सर हाईएस्ट मार्क्स आई गेस एसएफएम में थे. एसएफएम कितने मार्क्स है आपको एसएफएम में? 85. अरे वाह, ग्रेट. सो राहुल, एक क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का ये कि जैसे एग्जाम के एक महीने पहले जो स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी होती है, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए हमने? क्योंकि तब ये होता है कि हमको स्ट्रेस और नेगेटिविटी के साथ पढ़ना भी है और वो याद भी रखना है, तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? Yes sir, actually to be honest, ये stress I used to always think मैं stress नहीं लेता and everything else. ये fun was the only studies where I realized at some point of time कि मेरे से अब नहीं हो रहा है, मेरे पे इतना mental pressure आ रहा है and stress आ रहा है इस चीज को लेके. So I have exactly coped up with this thing, but the only thing is that you have to see your focus. And sir कुछ strategies होती हैं which I used to follow. Every day I used to invest 15 minutes in enjoying myself. I used to watch something on YouTube. I used to do something else before sleeping. So one of the thing was this. Then I used to try watching something for laughter and something else. I used to take 15 minutes break for my breakfast, lunch and dinner. So this 15 minutes I used to make sure I had something comical put up to make myself laugh, just feel happy about myself, those things. तो इस चीजों पे focus था. And you have to, I realized this also, you have to cut down on the negative people जो आपको stress दे रहे हैं. You have to just not stop talking to them and everything else. And अपने आप को खुश रखो. Whatever gives. I used to watch comedy videos because I used to laugh. I had a friend who used to play chess to relax himself for 15 minutes or something. कपिल शर्मा वगैरह शो आप देखते थे? कपिल शर्मा नहीं, I used to more watch the YouTube random videos ऐसी. Okay. चलो बढ़िया राहुल. तो ये कंटिन्यू स्टडी करते वक्त, जैसे ये सब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि भाई दिन में 12, 14 या 15 घंटे स्टडी होना चाहिए, तो आपके हिसाब से कितने स्टडीज होनी चाहिए और कितना ब्रेक होना चाहिए? हर गैप आपका गैप के बाद ब्रेक कितना रहना चाहिए? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना शेयर करता हूँ, बट आई वुड लाइक टू से कि डोंट टेक माय एज अ रिलेटिव. whoever is watching, do not take my study pattern as something relative to yours. Mine was 4.5. नहीं राहुल, एक बात बता दो, आज तो आप सेलिब्रिटी हो, लेकिन यस आपका एक गाइडेंस जो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हेल्प करेगा उनकी स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने के लिए. यस. Yes sir, so because my pattern is quite rigorous, that's why I was saying. So I used to make sure in the last 5 months, I'll tell you, in the last 5 months, so pehle ke 3 months I just did 4.5 hours of sleep. There was 4.5 hours of sleep, 15-minute breaks basically for your breakfast, lunch and dinner, and then 15-minute break in the evening. So I used to get free 5.5 hours in a day. Other than that, 18 hours or something, it was just continuous study, no breaks, nothing. So I can study for a long time. 18 hours a day, that was there. Then in the last 2 months, I used to make sure that I cut down also on that because I felt like content coverage kam ho raha hai. So I reduced the sleep pattern to 4 hours. In that 4 hours also include 15 minutes of just random watching YouTube and just doing anything on social media. So 4 hours of sleep. Then I increased my from 18 hours to 19 hours study pattern. So I used to try to cover at least 8.5 hours to 19 during before my paper.
So this was the thing. But at the same time, sir, I have to say it is all about the output वो person can give. It is not important कि आप 18 hours पढ़ो या 15 hours भी पढ़ो. 15 I mean I am pretty sure जिसका रैंक में से अच्छा भी आया होगा they can pretty much well say कि वो 15 hours पढ़ते थे. It's all about the output that you can give out in those hours. I used to sleep less. मेरे को बचपन से आदत थी तो I can give out that much, you know, I can stay up. But otherwise, if it is not helping you out, if you feel like 16 hours पढ़ के कम सो के 5 hours पढ़ के 6 hours पढ़ के your output is decreasing, make sure you sleep well. Because it is all about the productive output that you can give. And CAs are a lot about memorization, I would say. You have to make sure every bit of line that you read, your mind is active. If you are not active at that point of time, if you are diverted, I don't think it is going to help you, because you can complete a chapter just by reading like this. If after completing the chapter, you are not able to recall the provisions, then there is no point. So it is always better कि आप optimum अपने level पे रहो and फिर पढ़ाई करो. That will be the most best thing. Because ये है ही इतना difficult for finance specifically, if you're trying to get good marks, it becomes very difficult. वो भी होता है. तो लास्ट मंथ में आप सोशल मीडिया वगैरह यूज करते थे 10 to 15 minutes? Yes, मेरा रहता था, because I knew I was an addict and I do not post, but I random things just to make me happy. It was just the purpose was to reduce stress. Yes. So I am not into a lot of creating things also. So it was just the purpose to reduce stress, to make sure even before the exams are also, even before the exam that day also I did. I'll be honest, because so much anxiety builds up, you get nervous and all that. So yes, correct. एक आउटलेट मिल जाता था. तो राहुल, जैसे मैं क्लास में कहता हूँ बहुत सी बार कि बिल्कुल 1-1.5 महीना सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, लेकिन हाँ, अगर किसी स्टूडेंट्स को 10 से 15 मिनट अगर स्ट्रेस हटाना है तो आप यूज कर सकते हो. एंड सर सबसे डिफिकल्ट फैक्टर आता है कि कंट्रोल. यू हैव टू सी, आई हैड कंट्रोल ओवर माय सेल्फ. 15 मिनट्स मेंट 15 मिनट्स. हाँ. तो ऐसा नहीं होता था कि वो 15 का 20 भी नहीं होता था सर. 15 का एक्चुअली 16 भी नहीं होता था. 15 मिनट वेंट, 15 मिनट वीडियो तो 15 मिनट वीडियो. दैट वाज ऑल. वो सिर्फ उसी के लिए होता था. यस राहुल, एक दो क्वेश्चन जो जनरली स्टूडेंट्स के होते हैं कि जैसे अभी बहुत से स्टूडेंट पेन ड्राइव क्लासेस या डाउनलोड करके क्लासेस देखते हैं, तो ये वर्चुअल क्लासेस में आप फोकस कैसे रखते थे? क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस में तो नो डाउट हमारी फैकल्टी सामने होती है तो हम फोकस होते ही है, पर ये वर्चुअल क्लासेस में किस तरह से आप करते थे और फोकस रखते थे? और एक बात और मुझे ये बताइए राहुल कि क्लासेस कितने महीने पहले खत्म हो जाना चाहिए और स्टडीज को हमें कितना टाइम मिलना चाहिए अगर हमें दोनों ग्रुप साथ में क्लियर करने हैं और यस आपके जैसा रैंक में भी आना है? सर तो क्या था कि फोकस का तो एक्चुअली था, इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम. यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, मैं बोलूंगा यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाट यू आर डूइंग. वो जो 3 hours आई एम स्पेंडिंग विद यू, 3.5 hours आई एम स्पेंडिंग विद यू, it is so important. It will literally shape my entire career. So the importance you have to build in. Make sure कि आप जब क्लास कर रहे हो आपके आगे पीछे सराउंडिंग्स में. I was lucky, I know कि many people are doing it from PGs and they have to share room with other people. I was lucky enough कि कोविड था तो I was back at my home, so I didn't have to share room. तो मेरे रूम में nobody was around there, nobody was there. So I just used to keep my phone on silent. I used to put it on side because वो randomly ring करता है, then it becomes problem. क्लास बीच में रोक रहे हैं, that is very annoying because you are just कंसेप्ट बीच में पूरा बिगड़ जाता है वो चीज. तो आई यूज्ड टू मेक श्योर कि एक तो फोन आराम से साइलेंट में रख के कर लो. जस्ट इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आपको कोई इतना इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आने वाला, कुछ नहीं होने वाला. ऑफिस वाले भी आ रहे हैं तो इग्नोर करो आप जब भी क्लासेस कर रहे हो. तो मेक श्योर कि आप अपना वो करो. एंड बहुत बार इंस्टेंसेस ऐसे होते थे कि रैंडमली कहीं पे भी क्लासेस करना पड़ता था. साथ साथ में कुछ चल रहा है उसके साथ क्लासेस चल रहा है. ऑफिस वर्क फ्रॉम होम में क्लासेस का फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है, उसके साथ भी करना है. तो उस टाइम पे इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज बीच में मैनेजर का फोन आता है कि ये करके दो, वो करके दो. सो दैट बिकम्स डिफिकल्ट. बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड. आई विल से इट वाज ऑलवेज की इंपॉर्टेंस अंडरस्टैंड करता था उस क्लास की, बिकॉज आई न्यू कि कंसेप्ट मेरे को समझना है. आई नो क्लास में लर्न नहीं हो सकता, लर्न बाद में होगा, बट मेरे को सिर्फ कंसेप्ट का रिलेटिवनेस इंपॉर्टेंट समझना है कि वो है, सो दैट मेरे को याद हो जाए बाद में. इट वाज जस्ट दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड फोन को ऑब्वियसली साइड पे रख देना चाहिए वैसे जिफ पॉसिबल. ग्रेट राहुल. तो ये सब यस राहुल. यस सेकंड क्वेश्चन वाज कि क्लासेस कब तक खत्म. आई फील लाइक इन 2.5 years दैट यू गेट बिफोर योर लीव, यू हैव टू मेक श्योर कि क्लासेस सारा का सारा एक बार आप खत्म कर लो. दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई नो, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर कि आप कम से कम क्लासेस खत्म कर लो. बिकॉज देन आपको 5 months जो आपके एंड में रहते हैं, यू कैन मेक श्योर कि what you have to study. And also one more thing sir, I felt like I lagged on this. You have to make sure कि आपको क्या चीज कहाँ से पढ़ना है ये आपको अच्छे से पता रहे.
एंड में जाके यू कैन नॉट लिव इन सेल्फ डाउट कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर करें, इस बुक का रेफर करें, इस टीचर का रेफर करें, नहीं ये टीचर नहीं उस टीचर का रेफर करें। तो मेरे को इंस्टीट्यूट का मटेरियल रेफर कुछ सब्जेक्ट में इंस्टीट्यूट का करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को इसमें डाउट था, बट आई ऑलवेज फाउंड कि इंस्टीट्यूट का मटेरियल हेल्प्स मी। सो बी क्लियर कि आपको कहाँ से पढ़ना है, सो दैट हेल्प्स अ लॉट। जितनी मार्किंग्स करोगे, कट शॉर्ट करोगे, उतना बेटर रहेगा। सो 2.5 years में क्लासेस खत्म करना आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने भी कर लिया था, तो दैट आप अच्छे से रिवाइज कर लो बाद में। मतलब आपका ये कहना है कि जो मटेरियल आपने फिक्स किया है कोई टॉपिक के लिए, तो मटेरियल एन मोमेंट पे चेंज ना करे। ओके, वो पूरा डिस्टर्ब कर देता है हमारी पढ़ाई को। यस 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 राहुल। तो राहुल, एक और सवाल जो स्टूडेंट्स का होता है कि इलेक्टिव पेपर जो होता है, इसमें हमने डिसीजन कैसे लेना चाहिए, कौन सा पेपर हमने सिलेक्ट करना चाहिए? ओके सर, सो इसमें आई विल फर्स्ट टेल ट्रूथ अबाउट माई सेल्फ, देन आई विल ट्राई टू गाइड माई पर्पस। आई चोज रिस्क अ लॉट बैक बिकॉज आई ऑल्सो डन FRM। तो फॉर मी इट वाज लाइक रिस्क तो मेरे लिए बहुत इजी रहेगा, एंड ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एकदम बिगिनिंग में इंस्टीट्यूट वाज गिविंग आउट कमिंग आउट विद वेरी इजी पेपर फॉर रिस्क। तो आई फेल्ट लाइक कि इट्स गोइंग टू हेल्प मी अ लॉट। ऑलरेडी आई डन FRM, तो आई वाज प्रीटी श्योर कि इंस्टीट्यूट कोई ऐसा कवरेज नहीं देगा जो उससे भी बाहर का होगा। तो आई फेल्ट लाइक उसमें मार्क्स भी अच्छा आ रहे हैं, तो आई चोज ऑन दिस बेसिस कि ओके रिस्क मैनेजमेंट आई कैन डू इट वेरी इजीली। आई ऑलरेडी नो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई हैव, एंड प्लस मार्क्स भी इजी आ रहे हैं। एंड लेटर तो पैटर्न चेंज हो गया, रिस्क मैनेजमेंट का पेपर भी डिफिकल्ट हो गया, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते। सो आई चोज ऑन दिस बेसिस। So you should play on two things, I would say. You should play on your strengths first of all. Practical होके सोचें तो सर एक्चुअली बोल तो सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में जिस फील्ड में जाना है वो करो, but you have to be practical. You have to study 7 more subjects, big subjects. So you have to be practical. इसमें 2 चीजें रेफरेंस होती हैं. You have to make sure what is your strong strength. If you feel like आपका law बहुत strong strength है, तो you can take for economic laws. आपका पढ़ना, मैनेज करना, अंडरस्टैंडिंग वो है। नहीं तो आप रिस्क होता है, अगर आपका फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट ज्यादा है, आपको लगता है आप रिस्क में पढ़ोगे नहीं, सो जाओगे पढ़ते पढ़ते, तो यू कैन रेफर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिकॉज यू स्टडी व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन। एंड सेकंड थिंग इज ऑब्वियसली ये देखना चाहिए हिस्टोरिक पैटर्न किसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। ये लोग बोलते नहीं है बट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी पेपर्स किसमें आ रहे हैं। अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू मार्क योर मार्क्स। Nobody is going to say या आपने ये इलेक्टिव लिया तो ओके सो आई विल गिव यू इन दिस। नॉलेज आप बाद में भी गेन कर सकते हैं, तो आई फील लाइक मार्क्स आर इंपॉर्टेंट ऑन दैट बेसिस। सो राहुल, आगे क्या सोचा है? सर आगे तो बस आई एम ट्राइंग फॉर नहीं, एक बात राहुल मैं बता दूं कि अभी 7 दिन तो कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल एंजॉय करना है। उसके आगे क्या सोचा है? नहीं सर, बहुत सी कंपनीज का डेडलाइन 7 डेज से भी पहले है। अच्छा। यस सर, तो इमीडिएट सोचना पड़ जाता है। एंजॉय करो यार, बहुत कुछ सैक्रिफाई किया है ये। मुझे याद आता है मैंने ये एज में अपना बहुत कुछ सैक्रिफाई किया था सीए करते करते। आगे क्या सोचा रहा हूँ? Sir, I am trying like I'll obviously try for jobs. I'm preferring certain industries over others. Preferences set and clear कि हाँ इसमें है and उसी preference के हिसाब से चल रहा है। I'll try to get better possible. Great राहुल। एक इंसिडेंस राहुल मेरा बताना चाहूंगा। जब मैं सीए बना, मेरा रिजल्ट लगा, तो मैंने जब रिजल्ट घर पे देखा तो आंखों में पानी आ गया था कि सीए बन गए, मम्मी पापा खुश। इंसिडेंस ये था कि मेरी दादी आई और दादी को समझता कुछ नहीं था सीए के बारे में, बस इतना ये पता था कि भाई टफ एग्जाम है और दे रहा है। मेरी दादी ने कहा, मारवाड़ी में पूछा कि हुई गयो पास, यानी पास हो गया तू? तो मैंने कहा हाँ हो गया। चलो अच्छा है, अब दिवाली मनाएंगे। क्योंकि पिछले 3 साल से कंटिन्यूस दिवाली भी मनाने मेरी एग्जाम होती थी। और ये तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ? सर ऐसा कुछ इतना तो फनी इंसिडेंट्स तो नहीं, बट एक चीज जरूर होता है सर, जब आप रिजल्ट बताते हो, अपने डैड को बताते हो, अपने मॉम को बताते हो, उसके बाद जो स्माइल होती है उनका, वो जो एक मोमेंट ऑफ वो हग होता है ना, प्राउड, वो इतना प्राउड फील होता है ना। वो रिजल्ट देखने वाले की फीलिंग नहीं होती। वो 15 रैंक देख के उतनी खुशी नहीं होती जिस टाइम में वो पापा को हक करके हुआ था जब वो घर आए थे, उसका वो चीज होती है। तो वो मोमेंट ही अलग होता है बेटा। वो एक है, उनकी भी जो खुशी होती है उसका भी यहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं होते उसके लिए। तो यस राहुल, अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही आप लाइफ में सक्सेसफुल रहो। आपने जो भी अपने लिए ड्रीम सोचे, आपके सारे ड्रीम पूरे हो। और यस, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। राहुल, और कुछ कहना चाहोगे?
नहीं सर, आई वुड जस्ट लाइक टू से बेस्ट ऑफ लक जो लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, एंड हु आर वाचिंग दिस, टू दोस पीपल आल्सो, इफ आई माय एडवाइस कैन हेल्प यू, इट विल बी रियली हेल्पफुल, एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू कनेक्ट, दे कैन ऑब्वियसली कनेक्ट थ्रू लिंक्डइन एंड ऑल, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। यस बेटा, तो जो भी राहुल से कनेक्ट होना चाहता है वो हमारे से नंबर ले सकता है और राहुल से गाइडेंस ले सकता है। सो राहुल, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत थैंक बधाई यू, बेटा, बहुत खुशी हुई है आप रैंक में आए हो। और थैंक यू सो मच, मैं सबके तरफ से आपको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और मम्मी पापा को भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो थैंक यू राहुल, थैंक यू। मच।